किया तो मेरी जो पहली जॉब थी वो त्रिलोकपुरी के अंदर ही सेल्स बॉय के रूप में। त्रिलोकपुरी में एक बहुत बड़ी मार्केट है, 27 ब्लॉक की कहलाती है। वहीं पे जूते कपड़े की दुकान थी, उस पर सेल्स मैन में 2.5 साल की। तो पहली मेरी जो सैलरी वहां से लगी 700 रुपए की मेरी तनख्वाह सेट की थी, 98 की बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरा काम अच्छा लगा तो उसने पहले महीने में ही 700 रुपए से 900 रुपए की मेरी इनकम कर दी मेरे काम को देख के, क्योंकि काम में मैं बहुत अच्छा था, काम सीखने की कोशिश करता था और जरूरत से ज्यादा काम करता था। वहां पे मैंने कम से कम 2.5 साल काम किया। जब मैंने वहां जॉब छोड़ी तो मेरा 1500 रुपए की इनकम थी। मैंने कहा यहाँ पे अभी बहुत कम इनकम है, इसको और बढ़ाना चाहिए। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हरिदर्शन धूप अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, मैंने वहां पे जॉब पकड़ी। जो जॉब मैंने वहां पकड़ी वो मेरे को 1800 रुपए में वहां पे मेरे को जॉब मिली, यानी 300 रुपए। उस टाइम मेरे लिए 300 रुपए बहुत थे कि मेरी इनकम बढ़ के लगी है, तो मैं 1800 रुपए में लगा। 6 साल हरिदर्शन धूप अगरबत्ती के अंदर मैं ऑलराउंडर हो गया। वहां पे इनकम मेरी 2250-2500 रुपए के आसपास पहुंच गई थी वहां पे भी। पर उसी दौरान में मेरी एज ऐसी हो गई थी कि शादी मेरी होने, मतलब लोग मेरे रिश्तेदार मेरे घर वाले शादी के लिए बात करने लगे कि लड़की की शादी करनी चाहिए। पर मैं अपने आप को कहीं ना कहीं काबिल नहीं समझता था, क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं थी। क्योंकि सिचुएशन घर की उस समय ये थी, क्योंकि भाइयों ने शादी होते ही साथ छोड़ दिया था और इनकम इतनी थी नहीं कि ऐसी सिचुएशन रहती थी कि किसी टाइम सब्जी बनती भी थी, कभी नहीं भी बनती थी। एक छोटी बहन, माँ और मैं चटनी से भी रोटी खाया करते थे उस समय पे, और बाहर वालों को नहीं पता लगने देते थे क्योंकि मजाक बनाते हैं लोग। तो हमने ये महसूस नहीं होने दिया, पर मैंने शादी के लिए मना कर दिया। मैंने कहा अभी मैं शादी नहीं करूंगा जब तक मैं इतनी इनकम ना करने लगूं कि जो लड़की मेरे लिए आएगी वो कम से कम उसके भी कुछ खर्चे होंगे, तो कैसे होगा। तो मैंने शादी उस टाइम पे नहीं की। फिर मैंने लगातार मैं काम 6 साल मैंने जब हरिदर्शन धूप अगरबत्ती में काम किया, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्त से हुई, जो मेरी क्लासमेट था। मैं उससे डिस्कस कर रहा था कि दोस्त लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ बदलना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री की लाइफ में मेरी ना तो इनकम बढ़ रही है, मेहनत पूरी होती है। उसने, वो टैक्सी के काम में था, तो उसने बोला कि मेरा प्राइवेट टैक्सी का काम है तो क्यों ना मेरी लाइन में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, बताओ कब से आना है। तो उसने मुझे अपनी एक वैन जो प्राइवेट उसमें चलाता था फिक्स करके, उसने मुझे उसी से गाड़ी सिखाई और वही वैन मुझे पकड़ा दी कि आप इसको चलाओ। तो वहां पे जो मेरी इनकम 2600 रुपए से 3000 रुपए हुई, 400 रुपए बढ़ के वो इनकम मेरी वहां पे लगी। उसके बाद मैंने उसकी गाड़ी 1-1.5 साल चलाई। फिर उसके बाद मैंने उससे बोला मेरी इनकम आप थोड़ी बढ़ाओ, क्योंकि घर में अभी पूरा नहीं हो पाता। तो उसने कहा मैं तेरी इनकम तो नहीं बढ़ा सकता, पर मैं इतना कोशिश कर सकता हूँ कि तेरी जॉब दूसरी जगह लगा सकता हूँ। तो उसने मेरी जॉब एक जगह मयूरविहार फेस 1 के अंदर पॉकेट 4 पड़ता है, पॉकेट 4 के अंदर एक मैडम के पास मेरी जॉब लगाई, जहाँ पे वो मैडम एक्सपोर्ट की कंपनी में मायापुरी में काम करती थी। तो उस मैडम की जॉब पे जब मैं लगा तो वहां पे मेरी 4500 रुपए में 3000 से सीधा 4500 की जॉब लगी। तो मैंने वहां पे भी 2.5-3 साल गाड़ी चलाई। वहां पे भी मेरी इनकम 4,500 से 5,000 हुई थी। वो मैडम के पास काम बहुत करना पड़ता था मुझे, मतलब सुबह जाने का टाइम था पर आने का कोई भी टाइम नहीं था। मतलब सुबह 9 बजे जाता था, कभी 11 बजे वो मैडम एक्सपोर्ट की कंपनी से वापस आती थी, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। उसी दौरान में मेरी शादी फिक्स हो गई और पैसा भी ठीक लगता था कि अब मतलब संभाल सकता हूँ। तो उसी दौरान में मेरी शादी हुई। आगरा से मेरी सिस्टर ने रिश्ता कराया। मेरी सिस्टर के यहाँ पे रेखा जी का आना जाना था, तो वहीं पे हम दोनों की मतलब शादी की बात हुई और हमारी शादी 7 दिसंबर 2008 में वहाँ पे शादी हमारी हुई। उसके बाद हमारे में जो बचपन से अपने सपने मेरे दिमाग में चलते रहते थे कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो जब रेखा जी मेरी जिंदगी में आई तो ये मुझसे भी बड़ी ड्रीमर थी, ये तो मुझसे भी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि लाइफ में कुछ करना है। और ये बहुत सारे सपनों के साथ जब मेरी जिंदगी में आई तो यहाँ पे आके इन्होंने देखा कि बिल्कुल सब कुछ अलग है। मतलब क्योंकि जो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वहाँ पे बहुत अच्छे से है वो, मतलब पैसा वैसा ठीक है, और उन्होंने कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं देखी थी जो प्रॉब्लम यहाँ फेस उन्होंने देखी, फेस करी। मतलब यहाँ पे क्या होता था, जब मेरी सैलरी आती थी तो शुरुआत में उसकी पूरी कैलकुलेशन लग जाती थी कि इसको इतने जाएंगे, इसको इतने जाएंगे, इसको इतने जाएंगे। मतलब कभी मैं इसके पैसे दे देता था, उसके नहीं देता था, कभी यानी इधर की टोपी उधर ऐसे करता था। तो ये कैलकुलेशन में जब तनख्वाह आती थी तो लगाने बैठ जाता था घर पे। तो रेखा जी को ये देखना ना बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि उन्होंने ये चीजें कभी देखी नहीं थी कि इस तरीके की ये कैलकुलेशन ऐसा क्यों करते हैं। तो इनको एक बात समझ में आई कि इनकम इतनी है नहीं, तो क्यों ना इनका साथ मुझे देना चाहिए, काम करके कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके साथ जॉब करनी है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है नहीं, पर मेरी मम्मी ओपन माइंडेड थी, उन्होंने इजाजत दे दी। तो 1 साल के दौरान एक साल ही हुआ था शादी को कि रेखा जी
मेरे साथ जॉब करने लगी। मतलब मैं अपना टैक्सी मतलब जॉब करता था गाड़ी चलाने की। रेखा जी ने अपनी एक छोटी सी मेरी फेस 1 के अंदर ही सलून था, उसमें अपनी जॉब लगा ली। तो इनको भी वहाँ पे 4-5 हजार रुपए की जॉब लगी थी। जब मैं 4-5 हजार रुपए मुझे भी मिल जाते थे, इनको मिल जाते थे, दोनों का मिला के 10-11 हजार रुपए के करीब हर महीना कमाते थे। तो थोड़ा सा ठीक ठाक होने लग गया। उसी दौरान में मेरी बड़ी बेटी हुई। बड़ी बेटी का जब जन्म हुआ तो वो बहुत ही बड़े ऑपरेशन के साथ मेरी बड़ी बेटी हुई। तो जो 4-5 हजार रुपए की जो इनकम थी वो अचानक से खत्म हो गई, क्योंकि घर में मतलब जो हम दोनों की उससे ही चलता था। अगर एक की इनकम रुक जाए तो मतलब सोच लो कि जो खर्चा था वो तो कम नहीं था, पर हमारे जो इनकम थी वो आधी हो रही थी। तो इसी वजह से रेखा जी ने 8 महीने से भी ऊपर जब हो गए थे, इनको डिलीवरी होने वाली थी, जब तक तो वहां पे जॉब की, क्योंकि घर में क्राइसिस ना आए पैसे को लेके। तो मतलब ये इतनी जुनूनी थी कि इन्होंने मेरा ऐसे टाइम पे भी मतलब सपोर्ट करती रही कि घर में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। एक लेडीज का 8 महीने से भी ऊपर जब डिलीवरी होने वाली हो तब तक जॉब को करना, कभी रिक्शे से पैसे ना होने की वजह से पैदल भी जा जाके मेरी बार तक जॉब की इन्होंने। उसी दौरान में फिर बेटी हुई। तो कहते हैं ना कि जब कोई दुनिया में आता है तो अपना खाना साथ में लेके आता है। तो मेरी जॉब छूट के एक ऐसी जगह पे लगी जहाँ पे मेरी इनकम सीधी 12,500 रुपए लगी, यानी कि जो इनकम कम हुई थी वो मेरी सैलरी में ही पूरी हो गई। तो बड़ी बेटी का आना हुआ तो उसी दौरान में ये इनकम ठीक हुई। तो 1 साल घर पे रहना पड़ा रेखा जी को। ऑपरेशन के बाद ये सिचुएशन में नहीं थी कि जॉब कर सके, पर इन्होंने फिर भी जुनूनी थी ये, तो इन्होंने 1 साल के अंदर ये खड़ी हो गई और इन्होंने कहा मुझे जॉब करनी है। मैंने कहा भी आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, आप जॉब मत कीजिए। और ये मानी नहीं है। जब एक बार कोई फैसला ले लेती है तो फिर ये अड़ जाती हैं, ये नहीं सुनती थी किसी की। इन्होंने कहा मुझे जॉब करनी है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप मानोगे तो हो नहीं। तो ये इन्होंने फिर दोबारा से जॉब पकड़ी और लाजपत नगर के अंदर एल्प्स करके एक अकेडमी थी। इनका सपना था किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करना, वहाँ पे काम सीखना। तो इन्होंने लाजपत नगर के अंदर एल्प्स के अंदर जॉब लगाई। बहुत ही छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था और देखते ही इन्होंने मतलब वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई। काम को सीखा, वहीं से कमा के वहीं पे कोर्सेज किए और इस तरीके से बहुत सारे जो कोर्स होते हैं वो सारे वहाँ कोर्स किए। और इन्होंने देखते ही देखते मेरी इनकम को वहाँ पे बीट कर दिया, यानी कि इनकी जो इनकम लगी थी वहाँ पे 8-9 हजार रुपए के करीब लगी थी। और मेरी इनकम बड़ी नहीं थी, मेरी 12-13 हजार रुपए की इनकम थी। इनकी देखते देखते वहाँ 20 हजार रुपए की इनकम हो गई। और ये मतलब ओवर टाइम भी लगा के जो इनका टिप वगैरह होती थी तो ये मुझसे डबल इनकम कर लेती थी। तो मतलब ठीक ठाक होने लगा था। 40-50 हजार रुपए की इनकम आना तो बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर हमने और ज्यादा मेहनत की। फिर उसी दौरान में फिर हमने एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपना कुछ काम करें, क्योंकि नौकरी में होगा नहीं। तो सबसे पहले आपकी जॉब चेंज करते हैं, आपकी ना आपका खुद का काम कराते हैं, आप ना टैक्सी ले लो। तो हमने जो पैसा सेविंग की थी उससे हमने कुछ पैसे इधर उधर से लेके और अपनी वो टैक्सी ली और टैक्सी खरीद के फिर मेरा खुद का काम करा दिया। फिर रेखा जी का सपना था कि मुझे अपना सलून खोलना है। तो हमने कहा ठीक है, पहले मेरा वाला काम हुआ, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे पैसे फिर और जोड़े और हमने सबसे पहले अपना जो मेरा बचपन से सपना था घर बनाने का, वो घर बनाया और नीचे का फ्लोर था उसमें सलून बनाया कि रेखा जी अब जॉब नहीं करेंगी, वो सलून को चलाएंगी। तो नीचे वाला फ्लोर हमने सलून बना के और बिल्कुल मतलब बन ही रहा था घर। उसी दौरान में मेरी दूसरी बेटी हुई, जब घर बन ही रहा था। और रेखा जी ने वहां उस टाइम पे भी ऐसा ही किया कि बिल्कुल लास्ट टाइम तक डिलीवरी जैसे कल होनी है और आज तक जॉब पे थी ये। मतलब इतनी जुनूनी थी ये, मतलब बहुत डेडिकेटेड थी अपने काम को लेके। तो इन्होंने फिर भी ऐसा ही किया। पर इन्होंने एक चीज थी इनके माइंड में कि अगर दोबारा से अगर मेरा ऑपरेशन होता है तो मेरे को फिर बेड पे लंबे समय के लिए जाना पड़ेगा। तो इनकी एक जिद थी कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है। हमने आसपास चारों तरफ पता किया, सबने कहा ऑपरेशन से होगा। तो हमने एक जगह विनोद नगर के अंदर मंगलम हॉस्पिटल है, वहां पे बात की डॉक्टर से, हमने कहा नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कहा पैसे की परवाह नहीं है हम दोनों ने, पर नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो फिर जैसा आप शिद्दत से चाहो तो वैसा होता भी है। तो डॉक्टर ने कोशिश की, हमने ऊपर वाले से दुआ की, तो मेरी दूसरी बेटी नॉर्मल हुई और रेखा जी वापस 6 महीने के अंदर खड़ी हो गई और वापस से मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत अच्छा कमा रहे थे। इन्होंने दूसरी मतलब वहां डिलीवरी के बाद फिर इनकी एक और जॉब लगी, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर वापस खड़ी हुई। तो इनका जो सपना था कि ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर एक मेकअप ट्रेनर बनना, यानी मेकअप सिखाने वाला काम करना एक अच्छे उस पे माना जाता है। तो इनका सपना था। तो इनकी एल्प्स में दोबारा जॉब तो नहीं लगी, पर उसी की एक फ्रेंचाइजी थी जो वसंत कुंज में थी, वहां पे इनकी जॉब लगी।
और मैं अपनी ओला टैक्सी का काम कर ही रहा था लगातार, मैं अपने उसमें भी अच्छा इनकम कर रहा था। तो इनका वो सपना भी वहाँ पूरा हुआ और इन्होंने साथ ही साथ पार्ट टाइम में एक मॉडल टाउन के अंदर मार्बलस करके एक सलून था, वहाँ पे भी पार्ट टाइम में देना मतलब सिखाना शुरू कर दिया लोगों को। मतलब दो दो जगह काम करती थी, उसके बाद फ्रीलांसिंग भी करती थी, मतलब तीन तीन जगह हाथ मारती थी। पर पैसे हम बहुत कमा रहे थे दोनों मिलके। मेरा मेरा 30 से 40 हजार रुपए मैं कमाता था, ये भी 50-60 हजार रुपए ये कमाती थी, दोनों मिलके 80-90 लाख कभी ऐसे कमाते थे। पैसे की कमी नहीं थी। पर रात सुबह निकलते एक साथ थे घर पे, पर रात में 11 बजे 10 बजे हम मिलते थे, मतलब पूरे दिन बाहर रहते थे दोनों बेटियां। एक बड़ी वाली को मम्मी ने देखा, छोटी वाली को भी देखा, मतलब दोनों बेटियों को हम प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे थे। तो रात में खाने के टाइम पे बैठ के एक ही चिंता सताती थी कि आज हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, पर हमारे पास ना तो अब एक दूसरे के लिए समय है, पर अगर हम बाहर रोज निकलते हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी इन दो बेटियों को, जिनको हम दिल से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मतलब क्या आज हमारे पास कोई ऐसी इनकम है कि अगर हमें कोई दिक्कत हो जाए तो क्या कोई इनकम हमने की है? तो बहुत गणित भाग लगाते रहते थे कि टैक्सियों का काम बढ़ा लेते हैं, 5-6 सैलून खोल लेंगे, इस तरीके की डिस्कशन चलती थी। और हर दूसरे दिन यही डिस्कशन होती थी और रोज उसी चीज को सोच के हम सोते थे। हमें नहीं पता था ये क्या काम हो रहा था, बस हम सोचने का काम करते थे कि हमें करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे होगा हमें नहीं पता था। पर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, वो तो हमें अभी पता चला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर वो अनजाने में काम कर रहा था जैसा हम सोच रहे थे। तो हुआ क्या कि हाँ, वहीं पे जब ये पार्ट टाइम में जो मार्बलस के अंदर जब जाके वहाँ पे ब्यूटी की क्लासेस देती थी, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई शेखर वर्मा जी से। शेखर वर्मा जी वहाँ पे हेयर का काम सिखाते थे, रेखा जी मेकअप का काम सिखाती थी। तो इनके अंदर एक खूबी थी कि इनको जिसका काम पसंद आ जाता था ना, ये उसका नंबर एक्सचेंज कर लेती थी। तो इन्होंने तुरंत उनका नंबर एक्सचेंज किया और मुझे घर आके बताया कि एक बहुत ही अच्छे हेयर ड्रेसर है, मुझे आज तक किसी का काम पसंद नहीं आता और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसा करो, टैक्सी का काम मुझे भी पसंद नहीं है ना आपको पसंद है, क्योंकि आपको जब कोई पूछता है ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मुझे बताने में बड़ा अजीब लगता है और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो क्यों ना एक ही इंडस्ट्री में आ जाते हैं, पैसा तो अच्छा कमा ही रहे हैं, किसी हेयर ड्रेसर को पैसा देते हैं जब फ्रीलांसिंग करने जाते हैं, तो क्यों ना मैं हेयर का काम संभाल लेता हूँ, एक इंडस्ट्री में साथ भी रहेंगे, पैसा भी बहुत कमाएंगे। तो शेखर जी से इन्होंने बात की कि मेरे हस्बैंड को आपको ना हेयर का काम सिखाना है। तो उस दौरान में तो टल गई बात, कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन के बाद फिर रेखा जी ने दोबारा फोन मिलाया कि शेखर जी आपने जवाब नहीं दिया। तो शेखर जी ने बोला कि मैं अपने इस काम को छोड़ चुका हूँ और मैं दूसरे काम को करने जा रहा हूँ, कि एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसके मुझे बहुत बढ़िया इंडस्ट्री मिली है, उसमें मुझे काम करना है। और रेखा जी का मुंह खुला का खुला रह गया कि एक व्यक्ति जो अपने काम में इतना परफेक्ट है, 15-16 सालों से कर रहा है, और अचानक से उसने अपने काम को छोड़ दिया, तो ऐसा कैसे हुआ? तो इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या काम है सर कि आपने अपना एकदम छोड़ रहे हो ये? तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही रात को आपके घर आता हूँ, पर आपके हस्बैंड आपके साथ में होने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ ये काम। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो शेखर जी 9:30 बजे के करीब हमारे घर आए। जो सलून हमने ओपनिंग भी नहीं की थी, घर बन के तैयार था, सलून में हमने अच्छा पैसा लगाया था, एक एक चीज को हमने चुन के लगाया था। उस सलून में ही बैठ के एक नया बिजनेस हमें जानने को मिला। जब शेखर जी कथा वाच रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे कथा वाचना ही कहता था इसको, क्योंकि मैंने सुना हुआ था ना कि बहुत सारी कंपनी आती है, जोड़ना तोड़ना कुछ होता आता नहीं है। तो मैं उसी माइंडसेट से सोच रहा था कि 1 घंटे की कथा वाचेंगे सर और चले जाएंगे। तो मैं उसी माइंडसेट से सुन रहा था, पर रेखा जी एक्साइटमेंट के हमारे फूले जा रही थी। और जैसे ही वो प्लान खत्म हुआ तो रेखा जी चिल्ला के बोली कि बताओ सर किस किस की आईडी लगानी है, पापा की लगानी, मम्मी की लगानी, मेरे 5 भाई हैं उनकी भी लगा दो सर, इसकी भी लगा दो। और मतलब शेखर जी ने कहा कूल डाउन, पहले आराम से बैठ जाओ, कि मतलब लगानी है आईडी, पर अभी मैं आईडी आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको प्लान बताने आया था, आप हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस करो आपस में, उसके बाद आप डिसीजन लेके मुझे बताना। तो मैंने जैसे ही शेखर जी गए, मैंने इनको बोला, मैंने आप बहुत भोली हो और आपको कोई भी कुछ भी सिखाता है और आप समझ जाती हो, आपको पता नहीं है दुनिया में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता ऐसा, बहुत सारी कंपनियां मैंने भी सुनी है। तो इन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि आप सोच के देखो इस बिजनेस में हमारा लग क्या रहा है, घर का सामान जो हम बाहर से लेते हैं वो यहाँ से लेना है, अगर सोच के देखो जो चीजें सर ने बताई है अगर ये हो गई तो
तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हो गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हम दोनों ने स्टार्ट किया। तो उस दिन के बाद जब जब शेखर जी ने मुझे किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग में बुलाया, उन्होंने सबसे पहले मुझे इनवाइट किया सीएनटी के लिए। मैं सीएनटी में अकेला पहुंच गया। उसके बाद जितनी भी ट्रेनिंग होती रही मैं लगातार गया। उन्होंने सर ने बोला लोगों को लेके आने का काम करो, लोगों को बताने का काम करो। तो मुझे जैसा टूटा फूटा आता था तो मैं जिसको भी बताता था वो मुझे छुट्टे मना कर देता था। और बहुत लोगों ने मुझे ये ताने मारे कि पहले तू लाख रुपए कमा ले, तब तू लाख रुपए तेरे को आ जाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा तेरे साथ। मतलब बहुत तरीके के मुझे मतलब टॉर्चर किए गए। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों का एग्जांपल देते थे, कहते वो भी 2 साल से कर रहा है, 1 साल से कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा उसने काम किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मुझे अपने पर भरोसा है कि जो मैं रोज देख के आता हूँ, हर संडे को देख के आता हूँ, वहाँ मुझसे भी कम एजुकेशन नहीं होती है, बोलना नहीं आता, वो लोग इतना पैसा कमाते। तो मैंने जो चीज देखी थी वो चीज उन्होंने नहीं देखी थी। तो मेरा भरोसा कम नहीं था। मैंने लगातार मेहनत करता गया। मैं मीटिंग ट्रेनिंग में गया, उसी दौरान में अवार्ड फंक्शन आया। शेखर जी ने बोला कि आपको वहां पे आना है, बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन हो रहा है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं पहुंच गया। मैं वहां गया तो बहुत खाली सा स्टेडियम था, उसमें जाके मैं बैठ गया। मैंने शेखर जी को कॉल किया। मैंने कहा शेखर जी यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सर ने कहा कि आप मुझे मत ढूंढो, जहां हो वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी 15 मिनट में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि वहां देखते ही देखते वो पूरा स्टेडियम भर गया और मैं पागल हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। मैंने कहा ये तो दुनिया ही अलग है, मतलब बिल्कुल सोच से परे दुनिया है यहाँ पे तो। और इतने सारे लोग। और जब शेखर जी शायद सिल्वर या गोल्ड थे, मुझे याद नहीं इनका लेवल, इनको जब बुला के सम्मान दिया गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर मैंने कहा ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो तब से मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया। तो ये दोस्तों तभी हो पाया जब मैं लगातार वहां का हिस्सा बनता रहा, और उन लोगों का मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा जो लोग मुझे मना करते थे। धीरे धीरे जब यहाँ पे हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था दिल्ली में बिल्कुल भी, तो एक कहीं ना कहीं अंदर डिमोटिवेशन सा भी आता था। बार बार हम बैकअप करते थे। तो रेखा जी ने बोला मेरे भाई आगरा के अंदर है, 5 भाई हैं मेरे, वहां पे काम शुरू करो तो वहां कुछ हो सकता है। शेखर जी को मैंने बताया, शेखर जी तुरंत तैयार हो गए। शेखर जी बड़े भाई की तरह या छोटे भाई समझ लीजिए, वो मेरे से कभी भी मना नहीं किया। उन्होंने जहां मैंने बोला वहां मेरे साथ गए। हम दोनों जनों ने आगरा को बिल्ड करना शुरू किया। दिल्ली को रेखा जी ने संभालना शुरू किया। रेखा जी यहाँ अकेले संभालती थी, वहाँ शेखर जी और मैं हर हफ्ते जाते थे आगरा। सुबह 10 बजे ताज पहुंचा देती थी आगरा। वहां उतरने के बाद 11 बजे हम वहां बैठते थे मीटिंग देने के लिए, और रात के 12 बजे तक हम लगातार मीटिंगें दी। अगर शेखर जी किसी को मीटिंग दे रहे हैं, अगर कोई बीच में मीटिंग आ जाती थी उसको लेके मैं बैठ जाता था। फिर दूसरी मीटिंग खत्म भी नहीं हो पाती थी, फिर तीसरी आ गई तो शेखर जी, मतलब एक दिन में 30 से 40 मीटिंगें हमने एक दिन के अंदर दी हैं। और हमें आने का बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि कौन सी ट्रेन से वापसी होंगे। रात में बहुत कम ट्रेनें होती थी जो आगरा से दिल्ली के लिए आती थी, तो जो ट्रेन होती थी हम उसी में बैठ के आ जाते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें बिल्कुल सीट ही नहीं मिली, तो हम चद्दर बिछा के सीट के नीचे वाली जगह होती है जहाँ बैग रखते हैं, वहां पे भी शेखर जी और मैंने लेट के, मतलब उस सीट के नीचे भी सो के आए हैं। कई बार ऐसा होता था कि 12 बजे की ट्रेन है, वो लेट हो गई तो 3 बजे तक हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, स्टेशन पे सो रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ हमारे साथ। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे फेस की। उसी दौरान में रेखा जी इस तरीके से काम करती थी, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में था उस टाइम पे। तो रेखा जी जब हमारी शुरुआत में जो टीम बिल्ड हुई वो संगम विहार में और बुराड़ी में हुई। तो हमारी एक मीटिंग अगर संगम विहार में है तो दूसरी बुराड़ी में है। और रेखा जी को स्कूटी वगैरह चलाना नहीं आती थी, 2 व्हीलर कुछ घर में था नहीं, तो रेखा जी ने बस के अंदर एक दिन में 3 जगह जा के मीटिंगें करी। संगम विहार जैसी जगह पे भी जाके मीटिंगें करी, जहाँ पे अंदर जाने में ही 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है कभी कभी। वहाँ कीचड़ इतनी होती है, उसके बावजूद भी बस में ट्रेवल करके इन्होंने बुराड़ी और संगम विहार को अपने दम पे खड़ा किया। बीच बीच में मैंने भी उनका सपोर्ट किया बहुत, वहां पे भी काफी दिक्कतों का सामना किया। पर धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए। आगरा तो जुड़ना शुरू हुए, पर उनको बिजनेस नहीं समझ में आता था, पर वो जुड़ते जा रहे थे। वहां पे लोग, टीम बड़ी हो रही थी, पीवी भी बढ़ रहे थे, पर दिल्ली में रिस्पांस कम था। तो शुरुआत में इनकी एक स्टूडेंट थी संगम विहार से, पिंकी जी, वो वहां जुड़ी। फिर यहाँ पे मेरा एक क्लास फेलो था, मतलब क्लासमेट था, एक लक्ष्मण नाम का मेरा फ्रेंड, वो मेरे साथ जुड़ गया। 1 महीने के बाद उसने भी हाँ की, वो भी मेरे साथ जुड़ा। फिर धीरे धीरे टीम डेवलप होने लगी। पता ही नहीं चला कब मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव हो गया। 5 महीने लगे मुझे डायरेक्टर लेवल अचीव करने में। और जब 5 महीने में मेरा डायरेक्टर हो गया तो उसके अगले महीने में भी मैं डायरेक्टर रहा, और मैंने तीसरे मतलब 7वें महीने के अंदर यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर अचीव कर लिया। मेरी इनकम डायरेक्टर पे 10,000 रुपए के करीब आई थी, गोल्ड पे मेरी 13-14 हजार रुपए के आसपास की इनकम थी। उसी दौरान में
मैंने अपने एक और अननोन पर्सन से कांटेक्ट किया जिनको मैं पहले से नहीं जानता था। जहाँ पे मैं पहले गाड़ी चलाता था वहीं पे वो व्यक्ति गाड़ी चलाते थे, जिनका नाम है रमेश जी। वो रमेश जी से मेरी हेलो हाय थी मालिक के ज़रिए। मालिक उनके बारे में बताता था, तो मैंने एक दिन नंबर लेके बात करना शुरू कर दिया। तो रमेश जी से मेरी लगातार टच था मैं, क्योंकि रमेश जी बिल्कुल मेरे जैसे विचार रखते थे। तो मैंने कहा इनको भी बताऊँगा, इनको भी समझ में आएगा बात। पर रमेश जी पहले से ही बहुत सारी कंपनियों को कर चुके थे, तो ये बहुत बुरी तरह से नेगेटिव थे। 2 महीने इन्होंने मुझे बहुत गोली दी। फिर फाइनली जब मैं मेरे कॉन्फिडेंस और मेरे लगातार फॉलोअप से ये वेस्टीज में फाइनली आ गए, और इन्होंने पूरा दिल लगा के बड़े भाई की तरह काम किया और बिल्कुल शिद्दत से काम किया। और उसी दौरान में कार्निवल आ गया। कार कार्निवल में हाँ, इनको मैंने जब दिखाया तो इनके सपने और बड़े हो गए और इनको विश्वास हुआ कि वास्तव में यहाँ कुछ किया जा सकता है, क्योंकि रमेश जी मुझसे बड़े हैं और इस एज में आके कोई अपनी लाइफ में एकदम बिजनेस को बदले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उनको लगा कि ये वो मौका है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो उन्होंने तब से पलट के कभी नहीं देखा, लगातार मेहनत करते गए। इस तरीके से स्ट्रगल चल ही रहा था लाइफ में कि एक दिन रेखा जी और मैं रात में संगम विहार में ग्रुप मीटिंग करके वापस आ रहे थे। तो रात में हमें बज गए 10:30 के आसपास। वहां पे अंधेरा था, कीचड़ थी और मैंने हल्की सी ब्रेक ली गड्ढा देख के, तो वो गलती से आगे की ब्रेक लग गई और हमारी स्कूटी पलट गई और हम दोनों बिल्कुल स्कूटी के नीचे। और वहां पे रेखा जी को भी चोटें आई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरा ना हाथ टूट गया उल्टा वाला, और जाने की आगे वाला हिस्सा 2 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। मुझे महसूस हो चुका था चोट बढ़ी है, पर रेखा जी को मैंने फील नहीं होने दिया उस टाइम पे। मैंने सीट के ऊपर हाथ रखा, दूसरा हाथ उसके ऊपर रख के रखा। मैंने कहा हड्डी जो जहाँ है वो सेट हो जाए, किसी भी तरीके से घर जाना है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रखा था। वापस जाते तो लीडरों के घर रुकना पड़ता। मैंने कहा अब इस टाइम दिल्ली वापस ही अपने घर जाना है। रात को बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे। रेखा जी उस टाइम स्कूटी सीख रही थी, मैं स्कूटी ले चुका था, पर मेरे को भरोसा नहीं था। मैंने कहा पता चल रहा है किसी ट्रक के नीचे दोनों आ गए तो ज्यादा बड़ा हादसा हो जाएगा। तो मैंने यही उचित समझा कि मैं ही चला के ले जाऊंगा। उस टूटे हुए हाथ से मैं स्कूटी को लगातार कंटिन्यूस चलाता हुआ मतलब घर की तरफ चल रहे थे। आंसू मेरे भी निकल रहे थे क्योंकि पेन बहुत तेज हो रहा था। उधर रेखा जी को पता लग गया था इनको मेजर इशू हुआ है। लगातार फोन आ रहे थे लीडरों के, रमेश जी के, विकास जी के, शेखर जी के। पर मैंने कहा किसी का फोन मत उठाना, मत बताना, नहीं तो रात में सब परेशान हो जाएंगे। पर रेखा जी का रो रो के बुरा हाल था कि मेरा हाथ टूट गया है और बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि वो मेरे को देख रही थी। फिर भी इन्होंने विकास जी को बता दिया कि विकास जी इनका ना उनको चोट लग गई है और ये हम संगम विहार थे तो वहां से बस पहुंचने वाले हैं। तो विकास जी मेरे घर पहुंचे। तो विकास जी ने जिद की कि आपको ना लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल लेके जाना है। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल लेके गए और रात को 12 बजे मेरे को वहां पट्टी वगैरह कराई। मैंने कहा विकास जी आप बहुत लेट हो गया है, तो आप ऐसा करो कि आप यहीं से घर निकल जाओ, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। तो मैं अपने घर पहुंचा। मैं बस लेटा ही था बिस्तर पे और मेरे पेन ज्यादा था, गोली खाने से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। इतने में 1 घंटे बाद फोन आता है विकास जी का कि विकास जी मुझे कॉल करके कहते हैं सर मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने कहा मजाक क्यों कर रहे हो, हॉस्पिटल में क्यों पहुंच गए दोबारा? यार मेरे भाई को गोली लग गई है, मैं घर जा रहा था तो मेरे को वहां पे डकैत मिल गए। उन्होंने मेरी स्कूटी छीनने की कोशिश की, मैं घर के बिल्कुल पास ही था, मेरा भाई आया तो गोली मार दी। तो मतलब ऐसे ऐसी सिचुएशन है देखी हमने उस टाइम पे। तो मतलब दिल मतलब एकदम ऐसा हो जाता था कि बेकार मत करो काम को। पर वास्तव में मतलब फिर उसके बाद ये दिमाग में आता था कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, क्योंकि और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था लाइफ को चेंज करने का। तो इस तरीके की परेशानियों को देखते हुए फिर भी बढ़ते हाँ उसी फिर मतलब आगे बढ़ते रहे। फिर मैंने शेखर जी से भी कई बार पूछा कि सर मुझे ग्रोथ जल्दी ग्रोथ चाहिए। फिर मैंने कुलदीप जी से भी कई बार बात की। मैंने कहा सर मुझे ग्रोथ जल्दी चाहिए। तो कुलदीप जी सिर्फ 2 वर्ड बोलते थे कि सर मीटिंग्स बढ़ाओ और टीम साइज बड़ा करो। मैंने कहा कुलदीप जी से तो जब बोलो सर यही कहते हैं, पर ये होगा क्या, मतलब कुछ अलग से बताओ। तो उस टाइम समझ में नहीं आती थी, क्योंकि टीम साइज से, टीम बढ़ाने से ही हम अपनी इनकम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो उस टाइम पे नहीं समझ में आती थी क्योंकि बिजनेस की समझ नहीं थी। पर लगातार निस्वार्थ काम करते रहे। देखते देखते कब स्टार हो गया हमारा हमें खुद नहीं पता चला, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे थे, हम मेहनत से पीछे नहीं हट रहे थे। दिन रात कुछ भी हो हम काम करे जा रहे थे। स्टार का लेवल अचीव हुआ तो फिर हमारा यहाँ से स्टार का लेवल होने के बाद मेरा जो पहला ड्रीम था, जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बना के हम इस बिजनेस में आए थे, छोटा सा सपना लेके कि एक गाड़ी होगी। ओला की टैक्सी मुझे पसंद नहीं थी, उसमें ड्रेस कोड था, किसी भी स्टेट में घुसता था तो टैक्स भरना पड़ता था। तो एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे लिए खड़ी हो, मैं कहीं जाऊं तो मुझे उसके लिए कोई ड्रेस कोड ना हो, मतलब कहीं पे कोई टैक्स ना देना पड़े। इस तरीके की मेरी फैमिली पीछे पूरी बैठी हो और मैं उस गाड़ी को चलाऊं।
अपने मनपसंद कपड़ों को पहन के। तो ये एक सपना था, कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की इनकम का भी सपना था। तो ये दोनों सपनों को लेके जब वेस्टीज में आए तो 23 अक्टूबर का ये डेट हमने फिक्स कर रखी थी कि हमें इसी को गाड़ी लेनी है। जैसे जैसे डेट पास आती जा रही थी वैसे वैसे हमारा जो काम करने का तरीका था वो बढ़ता जा रहा था। अगर दोस्तों में अगर डेट हमने सेट नहीं की होती कि 23 अक्टूबर 2019 में अपनी बेटी के बर्थडे पे गाड़ी लेनी है तो ये गाड़ी 4 महीने बाद आती। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि गोल बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं हमने गोल बनाया जो कि हमारा 23 अक्टूबर को गाड़ी आई यहाँ से महिंद्रा एक्सयूवी। यहाँ से उस टाइम में बहुत सारे लीडर आए थे। पहला सपना वो पूरा हुआ। फिर दूसरा सपना था 1 लाख रुपए की इनकम का, जो अभी जनवरी में स्टार के लेवल पे हमने 1 लाख रुपए किया। जो जनवरी 2020 की जो शुरुआत हुई वो सीधा हमारी 1 लाख रुपए की इनकम से हुई। अभी फिर उसके बाद फरवरी के अंदर वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए हम आपस में एक दूसरे से मजाक मजाक में लड़ते भी थे कि 12 साल हो गए हैं हमारी शादी को, उमेश जी तुम कहीं पे भी मुझे घुमाने के नहीं ले गए। तो मैंने कहा किसी दिन ऐसी जगह लेके जाऊंगा तुम याद करोगी। तो वो अनजाने में बोलते थे, मुझे नहीं पता था कि कोई भी चीज आप बोलते हो या दिमाग में पिक्चर बनाते हो तो वास्तव में वो चीजें काम कर रही होती है। तो मैं इनसे मजाक मजाक में ये कहता था किसी दिन इंडिया से बाहर ही लेके जाऊंगा। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ और ये मौका हमें दिया सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज ने कि हम दोनों शादी के बाद हम काम में इतने बिजी थे, बिल्कुल भी समय नहीं था एक दूसरे के लिए, भागे जा रहे थे, पता नहीं किस दिशा में भाग रहे हमें नहीं पता था, लगातार काम कर रहे थे। तो वो सपना पूरा किया वेस्टीज ने। 16 फरवरी नाइट को हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहली बार आउट ऑफ इंडिया, हमारे खानदान में कभी किसी ने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, हम पहले व्यक्ति बने कि जिसने गाड़ी ली और पहले ही ऐसे व्यक्ति बने जिनकी इनकम भी इतनी इतनी पहुंची और पहले ही ऐसे व्यक्ति बने जो आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए गए। वहां पे हमने इतना एंजॉय किया, मतलब हमें कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। हम हस्बैंड वाइफ ऐसे थे कि हम पर्सनल टूर करने के लिए आए हुए हैं शादी के बाद, मतलब घूमने के लिए हम पर्सनल करके आए हुए हैं। 2000 लोगों की टीम थी वहां, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मतलब हम आउट ऑफ इंडिया भी आए, क्योंकि सारे में वेस्टीजन, एक खुशी का माहौल था, एक दूसरे से बहुत इंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल फैमिली, मतलब बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी एक्टिविटी की। जिन चीजों को हम देखते थे फिल्मों के अंदर, वो छतरी सी उड़ती है उसके अंदर लोग उड़ते हैं, वो चीजें जब हमने खुद की तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सपना चल रहा है ना। वहां पे पानी की बोट पे इतनी तेजी से चल रहे थे, वहां पे हमें जैकेट पहनाई गई, वहां राइडें बहुत सारी थी। ऐसी जगह पे समुद्र के बीच में ले गए हमें, टापू था बिल्कुल अलग, मतलब क्या बताऊं, मतलब वर्ड नहीं है वहां की जो फीलिंग थी। और इतना एंजॉय किया। तो वहां पे मैं एक चीज करके आया था, कसम खाई मैंने कहा कि इस बार हम दोनों गए और अपने साथ में 4 लोगों को लेकर गए, पर अगली बार ज्यादा से ज्यादा लोग, 60 से 70 80 लोग हम अपनी टीम से ही लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो खुशी है ना सर, बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब सपने पूरे कर पाते हैं। तो हमने तभी एक मिशन बनाया कि हम 2020 में, जो शेखर जी बार बार कहते हैं कि 2020 में 20 लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम और 20 लोगों को गाड़ी दिलानी है। तो वो मिशन पे मैं ही काम कर रहा हूँ कि ये 20 लोग तो मैं अपनी टीम से ही कर दूंगा। तो इस चीज को लेके मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं। पर इन सब चीज के पीछे मैं एक चीज बताऊंगा, क्योंकि ये सब जो हो पाया इसके पीछे पूरी एलओएस का हाथ है। मिस्टर कुलदीप जी को मैं मेंटर मानता हूँ, शेखर वर्मा जी को मेंटर मानता हूँ और अपनी वाइफ को भी मेंटर मानता हूँ, क्योंकि ये तीनों मेरे लिए अलग अलग है। क्योंकि एक ट्रेनर के रूप में मैं देखता हूँ कुलदीप जी की ट्रेनिंग है मुझे इतनी बहुत लाजवाब लगती है, और शेखर वर्मा जी की जो लीडरशिप है उसका मैं फैन हूँ। और रेखा जी मुझे आध्यात्मिक रूप में बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत प्यारी टीम है जिसका सपोर्ट, जो मुझ पर पूरा विश्वास करती है और दिल से काम करती है। तो इसी चीज को लेके आज काम कर रहा हूँ मैं। तो अभी समय, मुझे लगता है कि समय की कमी है और यहाँ ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। बाकी का इतिहास लिखने के लिए तो आए हैं वेस्टीज के अंदर, आगे इसी तरीके से मेहनत से काम करेंगे लगातार। थैंक यू कुलदीप सर, और बहुत बड़ा थैंक यू शेखर वर्मा जी के लिए जो इस बिजनेस में हमें जो अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच जी। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। अच्छा, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, कई लोग एक्चुअली इस बिजनेस के अंदर, वेस्टीज बिजनेस के अंदर मैक्सिमम लोग आते नहीं है, लोगों को लाया जाता है। लोग आते नहीं है, लोगों को लाया जाता है। कहीं ना कहीं कोई उनको इस बिजनेस में लाया होता है, तो उनका अपलाइन हो, चाहे कोई भी हो, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो। मतलब हम इस बिजनेस में ज्यादातर 98% या 99%, ऐसा कोई 1% आधा % हो सकता है कि हाँ वो बिजनेस के अंदर खुद आया, चीजें उसने देखी थी।
99% लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाया गया होता है।